राज्यपाल इज एन इंस्टीट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है। अगर उस इंस्टीट्यूशन के ऊपर इतना बड़ा आरोप लग रहा है तो उसका जवाब मांगा जाना चाहिए। ये सरकार इतनी गैर संवेदनशील है कि मौया मित्रा ने कोई चीज वुमेन कमीशन के लिए बोली तो उसके खिलाफ तो आपने दिल्ली में मुकदमा कायम करा दिया, बिल्कुल है ना। और जब एक गवर्नर के खिलाफ इस प्रकार की बात हो रही तो आप उसको जांच भी नहीं होने दे रहे। एक 370 हटाते समय, डिमोनेटाइजेशन के समय केंद्र सरकार ने दावा किया था कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा। अगर आतंकवाद खत्म हो गया तो ये भारतीय जवान शहीद कैसे हो रहे हैं? कि हमको कश्मीर की खूबसूरती चाहिए, हम कश्मीर में टूरिस्ट के रूप में जाएं, हम कश्मीर का लिथियम लें, हम कश्मीर का केसर लें, लेकिन कश्मीरी को हम नहीं लेंगे। भाई 300 किलो आरडीएक्स कैसे आ गया, आज तक नहीं पता चला है। वो वीडियो सामने आ गया जिसके अंदर नेताजी के पुत्र को हटाकर दूसरे ड्राइवर को बिठाया जा रहा है, वो सीसीटीवी में कैच हो चुका है। कार उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, इसीलिए कभी किसी की कार में कोई खरोच लग जाए तो वो उसकी हत्या करने में उतारू हो जाता है। जो वर्दी वाली नौकरियां हैं उसमें डिसिप्लिन और कमिटमेंट के लिए काम करने की बहुत जरूरत है, और क्यों नहीं कर पा रहे हैं इसके बहुत सारे राजनीतिक कारण हैं। में जिन 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की थी, जिसमें अभी कई हजार करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, उन सभी शहरों की यही हालत है। उसमें से उन 100 में से 100 शहर, आप चाहे पणजी की बात कर लो, चाहे लखनऊ की बात कर लो, चाहे जयपुर की बात कर लो, चाहे आइजॉल की बात कर लो, वहां पर जिस तरीके से खुदाई करके पुराने स्ट्रक्चर्स को खत्म करके अधूरा छोड़ दिया गया, हर शहर की यही हालत है। अयोध्या के रामपथ में 16 गड्ढे हो गए, तो उसका जवाब हमारे जिम्मेदार लोग देते हैं कि सीट का नाम अयोध्या थोड़ी ना, वो तो फैजाबाद है। हाथरस में घटना हुई, हम वो फोटो तलाशने लगे जिसके अंदर अखिलेश यादव के साथ में बाबा जी है या फलाने, तो आपने प्रूव किया। क्या फोटो साथ में दिखाने से ये हो जाएगा कि वो भगदड़ हुई अखिलेश यादव ने कराई? लेकिन जिस दिन ओम बिरला जी अपने शहर में कोटा में पहुंचे थे, ठीक उसी दिन इस साल के 6 महीने में 12वें स्टूडेंट ने वहां पर आत्महत्या की थी। उनको उससे कोई वास्ता नहीं, उनने केवल कोटा को एक मंडी बना दिया है। मंडी में छात्र आते रहे, वो उस मसले पे चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि यदि इस पे मसले पे चर्चा की तो छात्र आना बंद हो जाएंगे। छात्र आना बंद हो जाएंगे तो जिनके हॉस्टल दुकानें उनकी आय कम हो जाएगी, उनकी आय कम हो जाएगी तो बिरला जी से लोगों को चंदा नहीं मिलेगी। कि पिछले 10 सालों में इन्होंने हर किस्म की स्थानीयता को खत्म कर दिया। आप समझिए, बनारस की बनारसीपन तो छोड़िए, साबरमती का गांधीपन खत्म कर दिया। साबरमती आश्रम के जीर्णोद्धार के नाम पर गांधीपन खत्म कर दिया। और जलियांवाला बाग जो था, जहां का जो मेन थीम जो वहां की होनी चाहिए वो थी दुख, परेशानी, कष्ट, ये सारी चीजें होनी चाहिए। वहां आपने जगमग लाइटें नहीं, और गैस कोई ऐसी चीज है कि आप उसको किसी भी बर्तन में रख के घूमोगे, वो कोई अंडा है उबला हुआ क्या? वही कह रहा हूँ, लंच बॉक्स है क्या, लेकर घूम रहे हो? उसके लिए प्रॉपर कंटेनर होंगे, और वो कंटेनर जाते तो पुलिस सिक्योरिटी क्या कर रही थी, आपके सेवादार क्या कर रहे थे? इतना बड़ा वॉलंटियर हाउस बना रखा है। और हम लोगों ने हर गांव में जो अभी पाइप डाल के लोगों के घर में नल ठूंस दिए हैं 42,000 करोड़ रुपए खर्च करके, और उसमें 99% जो वाटर सप्लाई हो रही है वो केवल ग्राउंड वाटर से ही हो रही है। हम जल संसाधन यदि रिचार्जिंग की बात कर रहे हैं तो आपको पहाड़ से बात करनी पड़ेगी, फिर पेड़ से बात करनी होगी, फिर जल मार्ग से बात करनी होगी, फिर जल स्रोत से बात करनी होगी, और फिर जल सप्लाई की बात करनी होगी। वो समाज की देन है। मेरी आंख का पानी मर गया है, मेरी आंख में पानी नहीं है, जमीन में भी पानी नहीं है। सलाम, नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट आज का अखबार। आज के अखबार में है मेरे साथ मेरे मेहमान पंकज चतुर्वेदी जी, एनबीटी के पूर्व संपादक। पंकज जी, एक मुद्दा आज अखबारों में था, आपकी नजर में भी आया होगा कि पश्चिम बंगाल सरकार और राज्यपाल के बीच में जो है वो विवाद गहराता जा रहा है। विवाद आपको अच्छे से याद होगा कि एक राजभवन में कार्य करने वाली एक महिला से संबंधित था, जिसने राज्यपाल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। अब जो यौन उत्पीड़न का आरोप है उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है केंद्र सरकार ने, लेकिन गृह मंत्रालय ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर पर डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का फैसला ले लिया।
एक हवा। डीसीपी भी है, एक लेडी डीसीपी है साथ में। हाँ, एक बिल्कुल, बिल्कुल। एक, इंदिरा हाँ, जी एक हैं, डीजी, हाँ, ये तो उन वो पर भी भी आईपीएस ही है। हाँ, हाँ, वो भी हाँ। आईपीएस हैं। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अगर इस तरीके से होम मिनिस्ट्री, चूंकि होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं आईपीएस ऑफिसर, उन्हीं के मातहत काम करते हैं, तो अगर इस तरीके से केंद्र सरकार बीच बीच में राज्यों पर दखल देगी, ऑलरेडी सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ही, तो फेडरल स्ट्रक्चर का क्या होगा? और भी बुरी स्थिति हो जाएगी फेडरल स्ट्रक्चर की। देखिए, मैं ममता बनर्जी की कार्यप्रणाली का बहुत समर्थक नहीं हूँ। जी। और एक चीज और है कि बंगाल में हर आज से नहीं, बहुत पहले से कंगारू हम्म। अदालतों का प्रचलन रहा है। वो कंगारू अदालतें जो हैं, पहले कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार में भी चलती थी। उनको उनको हम्म। वैधानिक न्यायालय का रूप दे दिया गया था, और वो अभी भी चल रही हैं। हम्म। लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर की रक्षा की बात रही तो बंगाल सरकार को अस्थिर करने के लिए इससे पहले लगातार हाईकोर्ट का इस्तेमाल जिस तरीके से होता रहा है, हम्म। वो एक बहुत शर्मनाक दौर है। यदि हम गवर्नर हाउस की गतिविधियों को लेकर बातचीत करें, तो नारायण दत्त तिवारी को लेकर आंध्र प्रदेश में तो इतना हल्ला हंगामा हुआ था। कभी हाँ, बिल्कुल। उनको नहीं, मैं चुपचाप ये कह बुला रहा लिया हूँ कि गया तो। यहाँ पर कोलकाता कोलकाता में जो ये हो रहा है, तो कम से कम केंद्र सरकार को राज्यपाल से जवाब मांगना चाहिए था कि आपके ऊपर यौन उत्पीड़न का एग्जैक्ट, आरोप है, आप जवाब एग्जैक्ट, दीजिए। अब भाई, एग्जैक्ट, एग्जैक्ट। राज्यपाल कोई व्यक्ति थोड़ा ना है। राज्यपाल इज एन इंस्टीट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है। अगर उस इंस्टीट्यूशन के ऊपर इतना बड़ा आरोप लग रहा है, तो उसका जवाब मांगा जाना चाहिए। नहीं, और वहां पर खुला आम ऐसा हो गया है कि हम राजभवन के गेट पर स्टेट पुलिस नहीं लगाने देंगे, फिर वो कहते हैं कि हाँ। हम राज्य पुलिस नहीं लगाने देंगे। ये जिस प्रकार का हो रहा है, तो एक प्रकार से हो रहा है कि एक टेरिटरी के अंदर एक ऑटोनोमस टेरिटरी डेवलप हो रही है, इसको कहना चाहिए। और एक ये हम्म। शर्मनाक स्थिति है, और बहुत अच्छा स्थिति नहीं है। और यदि यही होता रहा तो हम्म। जो एक चुनाव वाला जो इनका अभियान है, उसका असल हम्म। उद्देश्य यही लग रहा है कि वो चाहते हैं कि हर राज्यों पर डायरेक्टली हम्म। इनडायरेक्टली हम किसी भी तरीके से नियंत्रण करके रखें। हमारी जो गणराज्यों की व्यवस्थाएं हैं कि हम्म। राज्यों के अंतर्गत कुछ कानून है, केंद्र के अंदर कुछ कानून, और कुछ होते हैं जो राज्य और केंद्र दोनों के अंतर्गत होते हैं। उसको पूरा नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया। वैसे ही ईडी और सीबीआई जो है, वो इस स्ट्रक्चर की दुर्गति कर चुकी है। और अब ये जो उदाहरण है, इससे तो अब क्या होगा कि किसी राज्य सरकार का अपने मातहत कर्मचारी, स्पेशली एलिट सर्विसेज के ऊपर कोई अधिकार ही नहीं रह जाएगा। कोई आईएएस, कोई आईपीएस, कोई आईएफएस जो है, स्टेट गवर्नमेंट को छेड़ेगा ही नहीं, इस या उनकी सुनेगा ही नहीं। उसको लगेगा कि ये तो मेरे ऊपर कार्रवाई का खतरा ऊपर से हो जाएगा। बिल्कुल। और और सबसे इसमें बड़ी दूसरी चीज है बात कि भी हो ये सकती है। सरकार जी। ये जी। सरकार इतनी गैर संवेदनशील है कि हम्म। मोइया मोइया मित्रा ने कोई चीज वुमेन कमीशन के लिए बोली, तो उसके खिलाफ तो आपने दिल्ली में मुकदमा कायम करा दिया, भैया, बिल्कुल। है ना। और हाँ, जब एक गवर्नर के खिलाफ इस प्रकार की बात हो रही, तो आप उसको जांच भी नहीं होने दे रहे, जांच भी नहीं होने दे रहे हैं, एग्जैक्टली। और है ना। दूसरी तो बात उनकी पंकज जो जी ये है नीयत कि है वही खराब है। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि अगर आप इसी तरीके से राज्यों में जो कार्यरत आईपीएस ऑफिसर हैं, अगर आप उनको ये कहते रहे कि ये केंद्र सरकार के मातहत काम करते हैं, और आप ये दबाव डालते रहे कि हम जब चाहेंगे तब इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ले लेंगे, तब आपको तो आपके खिलाफ कर लेंगे हम। कुछ बिल्कुल दिन बाद राज्य सरकारें आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को नियुक्त ही नहीं करेंगे अपने यहाँ पर। वो मांगेंगे ही करेंगे नहीं, ही। अपने यहाँ के पीपीएस ऑफिसर्स, पीसीएस ऑफिसर्स को ही प्रमोट करेंगे, आगे बढ़ा देंगी। और उत्तर वहां प्रदेश में एक बार प्रमोट मामला करेंगे आया ना, भी था। किया है बिल्कुल। वहां पर। अभी भी उत्तर प्रदेश में कुछ जगह है, कुछ जगहों पर जहां पर आईएएस की जगह उन्होंने पीपीएस को रखा हुआ, और ये होगा। हम्म। क्योंकि ये जो है एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति निर्मित करती जा रही है। हम्म। बंगाल की सरकार को डिस्टर्ब करने के लिए, केवल एक दल बदलू शुभेंदु अधिकारी को संतुष्ट करने के लिए, वहां जिस हम्म। प्रकार से अदालत का इस्तेमाल किया गया, लोगों की टीचर्स की पोस्टिंग से लेकर, और कई कई मसलों में, हम्म। तो उसका एक विपरीत असर भी हो रहा है।
बेवजह की सहानुभूति लहर ममता बनर्जी के पक्ष में रहती है और जिसका फायदा उनको मिल रहा है। बिल्कुल सही बात। और उनके प्रशासन पर भी तमाम आरोप हैं ममता बनर्जी के प्रति। आपने बिल्कुल सही कहा कि उनके प्रशासन को भी बहुत ज्यादा तारीफ कोई की बहुत नजर ऐसा से। नहीं मान सकते अपन। बिल्कुल बिल्कुल। एक अगली खबर है पंकज जी, कुलगाम में मुठभेड़ की। वैसे तो जी हाँ। कोई इसको सामान्य खबर के तौर पर ले सकता है, पर इसमें शनिवार से ऑपरेशन चल रहा है और इस ऑपरेशन में 2 भारतीय जवान शहीद हो गए हैं, 6 शहीद आतंकवादी हो भी गए। मारे गए हैं। 6 आतंकवादी भी मारे गए। सवाल ये है कि डीमोनेटाइजेशन हुए लगभग 8 साल होने वाले हैं और धारा 370 हटे लगभग 5 साल से ऊपर हो गया है। जबकि इन दोनों ही योजनाओं के बारे में, एक 370 हटाते समय और डिमोनेटाइजेशन के समय, केंद्र सरकार ने दावा किया था कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा। अगर आतंकवाद खत्म हो गया है तो ये भारतीय जवान शहीद कैसे हो रहे हैं? या फिर आतंकवाद खत्म करने का दावा केंद्र सरकार का आने वाले 100 सालों के लिए कि 100 साल बाद खत्म होगा आतंकवाद? आखिरकार हो क्या रहा है देखो, वहां पर? देखो कुणाल, सरकार बहुत वाइजली इस मसले को कहती है। जी। उसका ये कहना है कि हमने आतंकवाद को पूरे देश से खत्म कर दिया और वो केवल अब कश्मीर की घाटी के इलाके तक जीरो इन है। अब ओके। कांग्रेस के शासनकाल में इसी डोभाल के रहते हुए यदि जयपुर और दिल्ली और सब जगह बम ब्लास्ट हुए हम्म। और अब नहीं हो रहे हैं, ये अपने आप में एक संदिग्ध मसला है, उस पर अभी अपन चर्चा नहीं करें। बिल्कुल। लेकिन घाटी का कितना बड़ा हिस्सा है, घाटी की हम्म। कोई बहुत बड़ी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है। हम्म। यहाँ पे अकेले इंसान की बात नहीं है, असलाह कहाँ से आ रहे हैं। मेरे सही बात पास है। में अभी भी कुछ घटनाएं ऐसी हैं कि हम्म। जो लोग पहले सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, एनआईए के लिए काम करते रहते हैं, उनके हम्म। साथ में उनको सूचना शेयर करते रहते हैं। जब फोर्सेस को लगता है कि अब इनका काम खत्म हो गया है तो उन्हीं के हाथ में हथियार थमा के और हम्म। आतंकवादी बताकर और उसको एनकाउंटर दिखा देते हैं। ये कोई हम्म। बहुत बड़ी घटना नहीं है। देखिए, कश्मीर में सेपरेटिज्म एक है। मास को जब तक हम देश के लिए बदल नहीं पाएंगे तब तक आप दो चार लोगों को मारकर कश्मीर समस्या का निराकरण नहीं कर सकते। धारा 370 के दावों का तो आप देख लीजिए कि अभी तक श्रीनगर और घाटी में कितने लोगों की जमीन की रजिस्ट्री हो गई। सही बात। ठीक है ना? तो ये कितने बेचारे कश्मीरी पंडित जो आज भी रिफ्यूजीज कैंप में नारकी जीवन जी रहे हैं, कितने वापस चले गए? वापस तो कोई नहीं गया, पर ये जरूर है कि वहां जो लिथियम रिजर्व थे वो सुनने में आया कि अडानी जी की कंपनी को मिल गया है। ये जरूर एग्जैक्ट, सुनने में आई बात। है ना? तो अभी जो स्थिति है वहां की, डल लेक से लेके बाकी सब लेक्स की कितनी बुरी स्थिति में, क्योंकि वहां पर स्थिति ये हो गई है। वो सतपाल मलिक ने थोड़ा सा खुलासा कर दिया था कि वहाँ हर ठेके में आरएसएस वहां पे कमीशन मांग रहा हाँ, उन्होंने तो खुल के नाम लिया राम माधव का। है ना? तो बिल्कुल। ये जो स्थिति है, इसके लिए देखिए कश्मीर एक हमारे देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य होते जा रहा है कि हमको कश्मीर की खूबसूरती चाहिए, हम कश्मीर में टूरिस्ट के रूप में जाएं, हम कश्मीर का लिथियम लें, हम कश्मीर का केसर लें, लेकिन कश्मीरी को हम नहीं लेंगे। हम नहीं कश्मीरी लेते को कश्मीरी संदिग्ध को। निगाह से देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह दिल्ली रहे हैं। में दिल्ली में कश्मीरी को कोई मकान किराए पे नहीं देता है। लखनऊ में कश्मीरी बेचारे वो ड्राई फ्रूट बेचने आए थे, उनको ब्रूटली पीट के भगाया गया था। बिल्कुल, लखनऊ में भी हुआ। हाँ, मैं लखनऊ की बता रहा हूँ आपको हाँ, लखनऊ कि की लखनऊ घटना में है। बेचारे ड्राई फ्रूट बेचने वाले आए थे, उनको ब्रूटली पीटा गया। तो हम्म। हम देखिए, जो स्थिति मणिपुर की है कि हमको मणिपुर तो चाहिए लेकिन मणिपुर के लोग नहीं चाहिए। हमें कश्मीर हमारा है, जहां हुए बलिदान मुखर्जी गेस्ट हाउस में, वो कश्मीर हमारा है, वो लेकिन कश्मीर हमारा। कश्मीरी हमारा नहीं है। हाँ, कश्मीरी नहीं है। और कश्मीरी को वो सारे कश्मीरियों को सेपरेटिस्ट की नजर से ही देखते हैं, जबकि सेपरेटिज्म भारत में एक फिनोमिनन है जो कि आजादी के बाद से लगातार बना रहा है। चाहे आप शुरुआत में या हैदराबाद को ले लीजिए, बाकी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स ले लीजिए, और यहाँ ले लीजिए आप इसका अपना कश्मीर।
तो ये हर जगह मैं बना आपको रहा बताऊं कि सेपरेटिज्म। आज का पोजीशन में नॉर्थ ईस्ट में जो सेपरेटिज्म है वो जी उस भयावह स्तर पर है कि वहां पर कोई सरकारी कर्मचारी कुछ स्टेट में इस प्रकार का है कि बगैर चौथ दिए जी नहीं सकता है। और बताइए। वो ऑर्गेनाइजेशन चौथ वसूल रहे हैं जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठकर शांति समझौते पर दस्तखत करते हैं। और सरदेश मुखी किसको मिल रही है? मुख्यमंत्री को। हाँ, सरदेश मुखी फिर जो मुख्यमंत्री ले रहे होंगे चौथ, बाकी वसूली जा रही है, है ना। सरदेश मुखी मुख्यमंत्री जी ले तो रहे होंगे। जो स्थिति वही है कि हम सेपरेटिज्म को धर्म की निगाह से देखते हैं। सही बात है। हमको चूंकि वहां मुसलमान डोमिनेटिंग है इसलिए हमको उनको कुचलना जरूरी है। हम्म। ठीक है ना। मेरा तो बस क्या जय मेरा तो बस हिंद इतना क्या समझना जय मेरा तो हिंदू बस राष्ट्र की मांग। जी जी मेरा तो बस जी इतना समझना था कि जब इन्होंने डिमोनेटाइजेशन लाए थे, 370 लाए थे, तो पूरे देश में सभी व्हाट्सएप ग्रुप में यही बात फैलाई गई थी कि आतंकवाद खत्म होने वाला है। आतंकवाद तो कहीं खत्म नहीं हुआ है, लगातार लोगों मतलब जो यहाँ के उत्तर भारतीय वहां मारे जा रहे थे। आप इसको आतंकवाद नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? जब तक नहीं, कि आप बम ये नहीं। मत कहो कि आप हमको नहीं मालूम है कि उत्तर भारतीय जो मारे जा रहे थे आतंकवादी मार रहे थे या कौन मार रहा था। देखिए, कश्मीर एक कॉन्फ्लिक्ट एरिया है। हम्म। वहां पर जो सामने दिखता है उससे अधिक चालें चलती हैं। हम्म ठीक है ना। आपको नहीं हम्म मालूम है कि वहां पर कौन कौन सी संस्थाएं कौन कौन से मासाकार कराती हैं। भाई, 300 किलो आरडीएक्स आरडीएक्स कैसे आ गया? आज तक नहीं पता चला है, कोई जांच है नहीं ना। हुई। ये जो 6 लोग मारे गए हैं जिनके पास में AK-54 AK-47 और गोला हम्म बारूद पिस्टल सब मिला है, तो वो सीमा पार से कैसे आ गया? जब एक छोटे से इलाके में 5 लाख आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स रखी हुई, वहां जितनी पॉपुलेशन है लगभग उतनी फोर्स लगा रखी है आपने, हम्म। तो भी कहां से आ रहा है? बिल्कुल सही बात कह तो रहे हैं। क्योंकि ये हम्म देखिए क्या है कि जितने इंडिया के कन्फ्लिक्ट एरिया हैं, चाहे जी। नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे हम्म। नक्सलाइट बेल्ट हो, चाहे हम्म कश्मीर हो, हम्म बहुत स्पष्ट है कि कभी भी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वहां पे हम्म शांति का स्थायी हल चाहती नहीं है। सबकी अपनी अपनी दुकान है। कोई दुकान हम्म। बंद नहीं करना चाहता अपनी, है ना। कोई भी दुकान बंद नहीं करना चाह रहा है अपनी, समस्या वो है ना। तो मतलब ये है कि कुल सबकी मिला के ऐसी स्थिति बनाई गई है कि ये एक क्षेत्र और भौगोलिक और रणनीतिक स्थिति ना होकर के एक आर्थिक मंच बन गया है, जहां पर लोग अपनी अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत अगली खबर आवश्यकताएं नहीं है, उसमें राजनीति भी है, राजनीति भी है। उसमें बिजनेस भी है। आर्थिक आवश्यकताएं, तभी तो मैंने कहा सर, आर्थिक आवश्यकताएं अपनी आर्थिक पूरी कर। आवश्यकताओं से आता, आप मुझे एक चीज बता दीजिए कि हम आज अपने लाइसेंसी हथियार के लिए 5 कारतूस खरीदने जाए तो दुकान वाला आपसे पूछ रहा है कि आपने 5 कारतूस कहाँ खर्च किए, उसका रिकॉर्ड बताओ और खाली होके दो। बिल्कुल सही बात तो है। ऐसा कश्मीर होता है। में या नक्सल प्रोन एरिया में लाखों हम्म। कारतूस कहाँ से आ रहे हैं? कौन देता है? भाई, जब इंडिया में एक्सक्लूसिवली कार्ट्रेज बनाने का काम इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के पास ही है, हम्म। वहां से गिन के निकल रहे हैं और गिन के खर्च हो रहे हैं, तो फिर इनके पास एडिशनल लाखों कहां से आ रहे हैं? हम्म। यदि आप सवाल। बोलो कि बस्तर में चीन से आ गया, तो बस्तर हम्म से चीन तक न तो कोई सीमा लगती है, न ट्रेन हम्म। चलती है, न जहाज चलता है। ये सवाल बिल्कुल है, हमको सवाल तो पूछना है, पड़ेगा, लेकिन ये कहाँ से आ रहे हैं? बिल्कुल सरकार को जवाब देना चाहिए इन सवालों का, बहुत जरूरी भाई, यदि सवाल है। छह आतंकवादी मार गए, उनकी हमारे लिए कोई कीमत नहीं है, वो तो मरने को पैदा हुए थे। लेकिन हम्म 2 बेशकीमती हमारे जवान शहीद हो गए, एग्जैक्टली। और उसको सरकार में बैठे लोग काउंट करके बताते कि अरे हमारे तो 2 ही गए, उनके 6 गए।
वो तो 6 नहीं 600 मर जाएं, लेकिन हमारे सही 2 जो बात। कीमती थे उनकी कीमत बेशकीमती है। बिल्कुल सही कह। तो हम जब तक नटशेल में नहीं जा रहे, वो असलाह कहां से आ रहे, वो कार्ट्रिज कहां से आ रहे? जिस इलाके को आपने आइसोलेट कर रखा है आर्म फोर्सेस से, वहां पर कहां से आ रहा है सब कुछ, बताओ ना आप मुझे। और अगर किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा से भी आ रहा है तो इसकी जिम्मेदारी भी तो भारत सरकार की है ना। वो नहीं, आखिरकार कर उन्हीं क्या रही सुरक्षा है। बलों की है भारत। जिनको, उन्हीं सुरक्षा बलों की है जिनको आपने ओपन हैंड दे रखा है। हम्म। और आप देख लीजिए कि आज आप कह रहे हैं कि आपकी सेना में अफसर कम है, और आपके जो सेना के अफसर हैं, जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी से निकले हैं, उनको आपने सिविल बॉडीज में डेपुटेशन पे बिठा रखा और 5-5 साल से बिठा रखा है, केवल मोदी के प्रचार के लिए, और मरने के हम्म। लिए वहां पे अग्निवीरों को लगा रखा आपने। भैया आपने एक अफसर पे हम्म। आईएमए में ट्रेनिंग पे खर्चा किया, फिर उसे कमांडो ट्रेनिंग पे खर्चा किया, फिर उसको आपने कहा एक किसी संस्था में, उसको सिविल संस्था में बिठा दिया आपने। हम्म। क्यों? ऐसे कितने सारे लोगों को इस सरकार ने बिठा रखा है जो कभी नहीं हुआ। ये तो पूछने वाला सवाल है। पूछेगा कौन। पंकज जी, अगली जो खबर है वो खबर क्या मतलब, कई खबरों का मिक्सचर है वो। हाई स्पीड जो लग्जरी कार्स हैं, ये अचानक से इतनी बेलगाम हो गई हैं कि हर दूसरे चौथे दिन खबर आती है कि किसी लग्जरी कार ने किसी को टक्कर मार दी और मर गया। अभी हाल की जो खबर है वो ये मुंबई की है, मुंबई जिसमें एक से। कपल बाइक से जा रहे थे और वो महिला और उसने कार ने बीएमडब्ल्यू कार ने ठोकर मारी और महिला बोनट पे गिर गई और वो 100 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया उसको। वो शिवसेना शिंदे का एक नेता है, उसका लड़का है। और अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले देखा था, पुणे में हुआ था। पुणे में जब उनकी पोर्शे में। हाँ, और फिर इसके बाद मौसी के यहाँ उसको रख दिया गया था लड़के को। तो ये लगातार चलता जा रहा है और इस पर कोई सवाल नहीं उठाता है। और एक बड़ी ताज्जुब की बात आप सुनेंगे, पुलिस को कुछ नहीं मालूम। पुलिस को बस इतना मालूम है कि गाड़ी में 2 लोग बैठे थे, लेकिन पुलिस ने फिर भी स्टेटमेंट देकर कहा कि ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें ये कैसे पता कि ड्राइवर कौन था? नेता का लड़का ड्राइवर था या फिर कोई दूसरा बंदा ड्राइवर था? कैसे पता लगेगा कौन चला रहा था गाड़ी? नहीं पता लगेगा। नहीं, पुलिस कह रही उसमें मालूम ड्राइवर पड़ गया पकड़। है, उसे मालूम पड़ गया है। वो वीडियो अच्छा। सामने आ गया है जिसके अंदर नेताजी के पुत्र को हटाकर दूसरे ड्राइवर को बिठाया जा रहा है, वो सीसीटीवी में कैच हो चुका है और मुंबई में खूब चल रहा है। तो इसका मतलब नेताजी का और लड़का ही ड्राइव कर रहा था गाड़ी। हाँ हाँ, वो देखिए आपको एक चीज बताऊं, हम्म। गर्मी के दिनों में, हम्म। जब एक्सट्रीम गर्मी के दिन थे, तब हम्म। नॉर्थन इंडिया में हम्म। रिकॉर्ड एक्सीडेंट हुए। हम्म। हमारा सरकार पता नहीं इस बारे में सोच रही कि नहीं सोच रही कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्या हम्म। जलवायु परिवर्तन और एक्सट्रीम हीट का असर ड्राइविंग पैटर्न पे, ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए आदमी की विजिबिलिटी पर पड़ रहा है क्या? आप इस घटना को इससे जोड़ रहे हैं? मैं सुनिए थोड़ा जी जी जी। पेशेंसली। जी। लेकिन जिसके पास में एसयू किस्म की गाड़ी है, विदेशी गाड़ी है, इसका मतलब है जिसने 20-25 लाख रुपए से लेके 2 करोड़ रुपए तक गाड़ी पे खर्च किए, जी जी। उस आदमी की मानसिकता यह है कि उसने 2 करोड़ रुपए ही नहीं खर्च किए हैं, उसने उस सड़क को भी अपने मालिकाना हक में ले लिया जिस पे वो गाड़ी चल रही है। अब हम्म। दुर्भाग्य है कि मुंबई में सड़कें कोई चौड़ी नहीं है, हम्म। पुणे में भी सड़कें चौड़ी नहीं है, हम्म। गाजियाबाद में जिस कॉलोनी में रहता हूँ वहां भी सड़कें, कॉलोनी की सड़कें तो जैसी होती वैसी होती हैं। लेकिन हम्म। आपको सामने दिख जाएगा कि कोई एसयूवी महिंद्रा की या जो बड़ी पहियों वाली गाड़ी वो आएगा, तो वो हम्म। कॉलोनी के अंदर भी 70 की स्पीड में चलाएगा। असल में आपको बताऊं कि भारतीय जनमानस कार को लेकर अ, अजीब किस्म की अवधारणा में जीता है।
कार उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। इसीलिए कभी किसी की कार में कोई खरोच लग जाए तो वो उसकी हत्या करने पे उतारू हो जाता है। जब वो व्यक्ति हम्म, कार में सवार होता है तो उसे पूरी दुनिया गौण लगती है। बिल्कुल। सवाल ये है कि ये हम कार के साथ में घमंड क्यों बेच रहे हैं? जबकि हम्म, यदि गीता को हम पढ़ें तो वो कहते हैं कि आपके पास में जितनी पावर है, जितनी शक्ति है, जितनी ऊर्जा है, आपके पास में उसको नियंत्रित करने की उतनी शक्ति होना चाहिए। कोई भी ऊर्जा, कोई भी शक्ति असीम इस्तेमाल के लिए नहीं होती है, वो न्यूनतम इस्तेमाल के लिए होती है। तो हम लोग एक तो यदि बिजनेस से अलग हट के बात बोले तो जिन सड़कों पर चलने लायक गाड़ी ही नहीं है, उन सड़कों पर हम वो गाड़ी क्यों बेच रहे हैं? मेरी गाड़ी की स्पीड है 200 की। मैं बंबई हाँ, की सड़क पर चल रहा हूं जहां पर आप 20 पे भी नहीं चल सकते हो। ठीक है। और यदि ओवरऑल सिस्टम की अपन क्रिटिसाइज करना चाहें तो इस लेवल में कोई मॉनिटरिंग नहीं है। हमारे यहाँ जब एक्सीडेंट हो जाता है तब हम लोग सीसीटीवी कैमरे निकालते हैं कि यार ये तो इतनी तेज चल रहा था, इसने इसको ठोक दिया। लेकिन जब उसने चलना शुरू किया उसी समय वो क्यों नहीं पकड़ा जाता है? मैं आपको 2007 का अपना एक अनुभव बताता हूँ पाकिस्तान का। जी, जी, 2007 में पाकिस्तान में जिसको हम एक्सप्रेस वे बोलते हैं वो बन चुका था, हमारे आबाद ने बना है, जो आगरा दिल्ली बना है। वहां पे उसको मोटरवे कहते थे, ओके, कराची लाहौर। हम्म, उसमें मैंने देखा था कि वहां पर जो कैमरे लगे हैं, हम्म, हर 10 किलोमीटर पर यदि आपने विद इन 10 किलोमीटर ओवर स्पीडिंग या कुछ किए तो नेक्स्ट 10 किलोमीटर पर आपको रोक के हाथों चालान थमा दिया जाएगा। हम्म। और पता नहीं अब उनके यहाँ वो सिस्टम बचा कि नहीं बचा, लेकिन उस समय बहुत नई चीज थी। अब हमारे आप यहाँ तो देखिए कभी कि नहीं रहता। 2007 में पाकिस्तान में हम्म, कराची शहर में रजिस्टर्ड होने वाली हर गाड़ी का जीपीएस लगवाना मैंडेटरी था, इसलिए वहां पे गाड़ियों की चोरी शून्य होती थी। लेकिन हम आज तक भी नहीं लगवा पाते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि खूब चोरी हो, खूब इंश्योरेंस बिके, खूब चोरी की गाड़ियां नॉर्थ ईस्ट में बिके, नई गाड़ियां बिके। तो ये जो चरित्र है कि हम प्रिवेंशन के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। भाई इतने सीसीटीवी लिखे, इतनी मॉनिटरिंग, इतने चौराहे पे सिपाही खड़े। वर्ल्ड में इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे चौराहे पे सिपाही भी खड़ा होता है और सीसीटीवी भी होता है, और उसके बाद भी वहां पे क्राइम भी होते हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं। हम्म, ट्रू है, बिल्कुल। तो हम जब देख लिया तब हम हल्ला करें, और चूंकि नेता का लड़का है इसलिए थोड़ा हल्ला भी हो गया। लाला का लड़का होता तो वो दब गया होता अभी तक खा पी के भी। कहाँ दब पा रहे हैं? जिसके पास 5 करोड़ की गाड़ी खरीदने का पैसा है, उसके पास 5 करोड़ के बराबर अहम भी तो है, तभी तो रात में गाड़ी। अभी तो, हाल की आपको तो घटना बात याद सही है। होगी। हाल की घटना आपको याद होगी, मुंबई की शायद घटना थी। वहां वो रात, जैसे आपने कहा ना, सड़कें हैं नहीं, सड़कें ऐसी हैं ही नहीं जहां 100, 120, 140 पर गाड़ी चल सके। तो यस। वो वो बंदा अपनी नई गाड़ी एसयूवी थी, उसको लेकर के बाहर निकला रात में बहुत तेज रफ्तार में, और सड़कों में गाय माता बैठी थी। मारी ठोकर, गाय 50 फुट दूर गिरी जाके बेचारी, और मर गई। बिल्कुल। इतनी बिल्कुल। तेज गाड़ी चलाई थी उसने। नहीं नहीं, वो तो तेज गाड़ी ना चलाओ, गाय माता तो बीच सड़क पे बैठी, ये भी यानी ये भी प्रशासन की कमी का ही मसला है। गाय सड़क के लिए नहीं है। एक गाड़ी आदमी खरीदता है 10 लाख रुपए की गाड़ी, तो पहले पल में सरकार 55,000 रुपए उससे लिए रोड टैक्स ले लेती है। और आपको याद है कि पहले क्या होता था कि ये गाय और भैंस एक भी छुट्टा जानवर मिल जाता था तो उसको तुरंत बंद कर देता था प्रशासन उठाकर, फिर जिसका मालिकाना हक होता था वो जाता था छुड़ाने के लिए। आज कोई तो बंद ही उसको नहीं करता। चालान लगता था। हाँ, कांजी चालान हाउस लगता है। कहलाता था, हर नगर हाँ निगम जी, में होता था, हर नगर पालिका हाँ, कांजी हाउस बुलाता है था। हाँ, 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 अब है एग्जिस्टेंस में कि नहीं है पता नहीं। तो मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी बोला था कि हमारे यहाँ गाय दूध नहीं देती, गाय केवल वोट देती है और उधम कराती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करती है, इसलिए उसके लिए अब कोई चिंता नहीं करता है ना। सही बात है। वो और ये जी, आप कुछ कह रहे थे। जो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि देखिए तंत्र को अभी हम लोग ओवरहॉल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने मशीनरीज नहीं लगाई है, हमारे यहाँ लोग नहीं है,
अब पहले की तुलना में ज्यादा क्वालिफाइड लड़के सब इंस्पेक्टर के रूप में आ रहे हैं। लेकिन अभी परसों एक लोनी की खबर थी, 2 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर थे यूपी पुलिस के, एक भू माफिया के साथ में एक पुल के ऊपर रील बना रहे थे, हाँ, वो उनको बीच में गिरफ्तार चल किया रहे गया। थे। तो हम, जाहिर है कि ये जो ट्रेनिंग है और कमिटमेंट है, ये 2 चीज का बहुत बुरी तरीके से अभाव हमारे प्रशासनिक तंत्र में है। बिल्कुल। ट्रेनिंग को लेकर, और हम अपने उद्देश्य को स्पष्ट नहीं कर पा रहे कि हम आखिर किस उद्देश्य के लिए इस नौकरी को कर रहे हैं, क्योंकि वो यंग बच्चे हाईली क्वालिफाइड हैं। लेकिन उनका जॉब वो के प्रति किस, कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई उनका कमिटमेंट नहीं। किस वे ने, दे आर फॉर देम वर्दी और पिस्तौल, और वो उनके लिए ग्लैमर ग्लैमर है, ठीक है ना। बात कह रहे हैं। तो बिल्कुल। ये अभी जो अग्निवीर के साथ भी क्या है, जो अग्निवीर के लिए कहा जा रहा है, यदि बेटर हम्म। ट्रेनिंग नहीं होगी तो हम अच्छा सैनिक तैयार नहीं कर सकते, है ना। तो ठीक है। जो वर्दी वाली नौकरियां हैं उसमें डिसिप्लिन और कमिटमेंट के लिए काम करने की बहुत जरूरत है, और क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसके बहुत सारे राजनीतिक कारण हैं, और हम्म। भर्तियों की जो प्रक्रिया है उसमें जो छिद्र हैं वो भी उनके बड़े कारण, तो मुझे बिल्कुल ठीक। लगता है। पंकज जी, एक खबर शायद आपकी नजर में आई हो, आज की ही है, कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी को क्योटो बनाने वाले थे, और क्योटो तो वो नहीं बन पाया है, लेकिन विश्वनाथ मंदिर से 50 मीटर की दूरी पर एक बाबा महाश्मशान का मंदिर है, उसमें सीवर का पानी घुस गया है, और मंदिर जी, में सीवर का पानी घुसा हुआ, और पिछले साल भी शिवलिंग तक सीवर का पानी घुस आया था। तो जापान का क्योटो को तो नहीं पता हो सकता भारत के क्योटो में सीवर का पानी काम करे, ये संभव है। देखिए ये बात अकेले बनारस की नहीं है। हम्म। आज मूल मसला है जिसको लोग भूल चुके हैं, देश की जनता की याददाश्त कुछ मसलों में इतनी कमजोर है। जी। 2014 में जिन 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की थी, जिसमें अभी कई हजार करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं, हो चुके हैं, उन सभी हम्म। शहरों की यही हालत है। उसमें से उन 100 में से 100 शहर, आप चाहे पणजी की बात कर लो, चाहे लखनऊ की बात कर लो, चाहे हम्म। जयपुर की बात कर लो, चाहे आइजॉल की बात कर लो, वहां पर जिस तरीके से खुदाई करके पुराने स्ट्रक्चर्स को खत्म करके अधूरा छोड़ हम्म। दिया गया, हर शहर की यही हालत है। जल भराव, और जल भराव वाले वही शहर हैं जहां पर जल की भी सबसे बड़ी कमी है। नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि लोगों की संवेदना जल भराव और इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको लेकर के संवेदना कहाँ खुजली होती होगी, नहीं होती होगी। मुद्दा ये है कि जब आपकी संवेदना इस पर भी नहीं जागृत हो रही है कि आपके भगवान के ऊपर सीवर का पानी चढ़ा जा रहा है, तब तो आप सवाल पूछिए ना अपनी सरकार से। आपका जिंदगी तो खराब है ही, आपके शहर खराब है, पूरे शहरों में पानी भर रहा है, ठीक है, लेकिन आपके भगवान के ऊपर चढ़ रहा है, तब तो संवेदना जागनी चाहिए। पूछिए, आप सवाल है पूछिए। अयोध्या, अयोध्या के रामपथ में 16 गड्ढे हो गए, तो उसका जवाब हमारे जिम्मेदार लोग देते हैं कि सीट का नाम अयोध्या थोड़ी ना है, वो तो फैजाबाद है। ठीक है ना। तो हम ये ने जो भटकाव की राजनीति, जिसको बिखराव की राजनीति कहते हैं, और उसको नरेंद्र मोदी की पिछले 10 साल की सरकार ने नफरत की हम्म। राजनीति में पलट दिया। उसमें जन सरोकार और देश प्रथम के जैसी बातें जो हैं वो गौण होके रह गई हैं, और इसीलिए हम सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं। देखिए सवाल कब खड़े होते, बनारस के जो पुराने रहने वाले लोग थे, उनकी मंदिर दुकान गुमटी उजाड़ के उनको खदेड़ दिया। अब बिल्कुल। वहां पर जो बाहरी व्यापारी बैठे हुए हैं, हम्म। उनके लिए वो शहर की संस्कृति, उसका अतीत कोई मायने नहीं रखता। उनके लिए वो जो शहर है एक नोट कमाने का स्थान है। जब तक आप अपनी स्थानीयता पर, अपने लोकल कल्चर पर, लोकल फूड पर, लोकल हेरिटेज पर, लोकल रिलीजन पर गर्व नहीं करते हैं, तब तक हम्म। आप उसके प्रति न तो संवेदनशील होते हैं, ना उसकी देखभाल करते हैं।
हम्म। आपके लिए वो जो जगह होता है, से दिल्ली का क्या है, दिल्ली में हर एक आदमी बाहरी है। उसके लिए दिल्ली, आप दिल्ली वालों को तुम्हारा घर कहाँ है, तो बोलेगा मेरा घर बिहार में है, मेरा घर मध्य प्रदेश में है। कोई नहीं बोलेगा मेरा घर आनंद विहार में है या ग्रेटर कैलाश में है। तो इस हम्म। उनके लिए ये शहर एक पैसा कमाने की जगह है। तो जब तक हम स्थानीयता के प्रति बनारसीपन क्या कहलाता था या लखनवीपन क्या कहलाता था, उसमें बोली थी, लोकल फूड था, लोकल पुराने ठिये थे, जगह थी, चौक पे लोग बैठे हैं लखनऊ में या लंका के पास में बनारस में बैठे हैं। आपने क्या किया कि जो उसकी कल्चरल आइडेंटिटीज थी शहर की, सबसे पहले उनको नष्ट किया स्मार्ट सिटी के नाम पर। जब वो जगह नष्ट हो गई तो उससे जुड़े हुए लोग भी बिखर गए, और जैसे ही बिखरे तो अब सब बेपरवाह। और इस सरकार की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उसने पिछले 10 सालों में जन सरोकार के मसलों पे आम आदमी को भावना शून्य बना दिया है। वो लोगों की हम्म। लाशों और मौतों में भी सियासत देखती है। उसके कारण और भविष्य में ऐसा ना हो उसके तलाशने की जगह हम क्या है, सिंपली आज हाथरस में घटना हुई, हम वो फोटो तलाशने लगे जिसके अंदर अखिलेश यादव के साथ में बाबा जी है या फलाने ये। तो आपने प्रूव किया, क्या फोटो साथ में दिखाने से ये हो जाएगा कि वो भगदड़ हुई अखिलेश यादव ने कराई? लेकिन हम, जो अंग्रेजी का शब्द है सैडिस्ट, पर पीड़क हो चुके हैं। हमारी हम्म। संवेदनाएं अब जो हैं वो बहुत हम्म। निम्नतम स्तर पर करती हो रही है। इस सरकार की सबसे बड़ी भागीदारी है, क्योंकि और होना भी चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति गुजरात दंगों की 2600 लाशों पर पैर रखकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ा हो, उससे आप जन सरोकार के संवेदनशीलता की अपेक्षा नहीं कर सकते थे। बिल्कुल और सही बात। है ना, बिल्कुल पिछले सही बात। वो जो 20 साल में जो लोग नए पैदा होके समाज में आ रहे हैं, युवा, उनकी जिंदगी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम तक सीमित है। यहीं आप तक सीमित है। बताइए, और आपने मैं जो आपको आपने एक घटना बात, जी जी जी। आपको एक घटना बता रहा हूँ कि अभी ओम बिरला कोटा गए और कोटा से बूंदी तक उन्होंने 22 किलोमीटर का सफर में वो रथ यात्रा निकाली अपनी, धन्यवाद यात्रा। लेकिन हम्म। जिस दिन ओम बिरला जी अपने शहर में कोटा में पहुंचे थे, ठीक उसी दिन इस हम्म। साल के 6 महीने में 12वें स्टूडेंट ने वहां पर आत्महत्या की थी। उनको उससे कोई वास्ता नहीं है। उनने केवल कोटा को एक मंडी बना दिया है। मंडी में छात्र आते रहे, वो उस मसले पे चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि यदि इस पे मसले पे चर्चा की तो छात्र आना बंद हो जाएंगे। छात्र आना बंद हो जाएंगे तो जिनके हॉस्टल है, दुकानें, उनकी आय कम हो जाएगी। उनकी आय कम हो जाएगी तो बिरला जी से लोगों को चंदा नहीं मिलेगा। आप सोचते हैं कि एक 21 साल का, 22 साल का बच्चा जो इंजीनियरिंग या मेडिकल का एस्पायरेंट है, वो सुसाइड कर रहा है। 12 बच्चे ने सुसाइड कर लिया, औसत हर महीने 2 बच्चे ने, 6 महीने में 12 बच्चों ने, बताइए। है ना। और एक शहर में, आप उस शहर के मालिक हैं, आपकी उसके लिए कोई संवेदना नहीं। बिल्कुल सही है। और जो आपने स्थानीयता की बात कही थी कि स्थानीयता को प्रोत्साहित करना चाहिए, तो ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि पिछले 10 सालों में इन्होंने हर किस्म की स्थानीयता को खत्म कर दिया। आप समझिए, बनारस की बनारसीपन तो छोड़िए, साबरमती का गांधीपन खत्म कर दिया उन्होंने। साबरमती आश्रम के जीर्णोद्धार के नाम पर गांधीपन खत्म कर दिया। और जलियांवाला बाग जो था, जहां का जो जो मेन थीम जो वहां की होनी चाहिए वो थी दुख, परेशानी, कष्ट, ये सारी चीजें होनी चाहिए। वहां आपने जगमग लाइटें क्या बोलते हैं, लाइट शो करवा रहे हैं आप नहीं, सोचिए। जिस जगह गोलियों के निशान थे उसके ऊपर म्यूरल लगवा दिए वहां पे तो। हाँ, म्यूरल लगवा दिए हैं, सही बात, म्यूरल पेंटिंग है लगवा ना? दी है। हर चीज को एक ही नजरिए से देखते हैं, बिल्कुल एक छतरी से देखने की आदत हो गई है उनकी। और जो ये हाथरस आपका वाला आपने गुजराती बात कर, ठेकेदारों को काम मिले बस, गुजराती ठेकेदारों को काम मिलना चाहिए, दैट्स ऑल, बाकी कुछ भी वहीं से सत्ता चल रही है, गुजराती ठेकेदारों से ही। और जो आपने हाथरस वाला जो आपने बोला है, उस पर एक नया अपडेट है, आपके सामने आया होगा कि जिनका वकील है साकार हरी साहब का, ये एपी सिंह नाम है नहीं। इसका, एपी ये सिंह,
हाँ, ये साकार हरि को ले डूबेगा। हो सकता है साकार हरि फिर भी बच जाते, लेकिन ये पी सिंह ले डूबेगा। लोग दम हाँ घुट क्यों, करके वहां मरे हैं, तो उसके पीछे वो थ्योरी ये बना रहा है कि ओकरा डब्बे खोले गए वहां पर, कुछ लोग डब्बे में गैस जहरीली लेके आए गैस थे। लेकर पहुंचे थे। कितना घोर अनसाइंटिफिक आदमी है कि जहरीली गैस लेने के लिए, भाई जहरीली गैस ना हो गया, लंच बॉक्स हो गया, आप डब्बे में लेकर के जाएंगे गैस, ये जो एपी गैस सिंह आप जहरीली। जानते हैं, एपी सिंह वो है जो निर्भया मामले में भी हाँ उनके हाँ कल्प्रिट का वकील था। तो हाँ ये हाँ, क्या है वही। कि ये न्यूसेंस क्रिएटर है, यानी ये लोग क्या है कि इन लोगों की न्यूसेंस वैल्यू है। तो मुझको ये भी शक है कि एपी सिंह को उन्होंने वकील किया हो कि नहीं किया हो, क्योंकि वो अपने आप भी बन जाते हैं, वो उस किस्म के नहीं है। एक ये और एक एमएल शर्मा है, ये हम्म। सेल्फ प्रोक्लेम्ड भी हैं, ये खुद भी बन जाते हैं। एमएल ठीक शर्मा है। वही जिनके नाम पर ढेर सारी पीआईएल्स हैं, एमएल शर्मा। हाँ, ये एपी सिंह भी यही है, ये सब इनका हम्म। धंधा वही है। तो इन लोगों का काम यही है। तो ये लोग कोई समाज को सकारात्मक दिशा नहीं दे पाए हैं, ये तो ऐसे ही कितना जीवन चला रहे अनसाइंटिफिक हैं। आदमी है, सोचिए, इसने नहीं, सोचा ऐसा कि कैसे पॉसिबल है, जहरीली गैस लंच कैसे बॉक्स में रख पॉसिबल है, दी। हद है। अरे उसके लिए ऐसे प्रॉपर पॉसिबल ही कंटेनर। नहीं है। बिल्कुल। नहीं, और गैस कोई ऐसी चीज है कि आप उसको किसी भी बर्तन में रख के घूमोगे, वो कोई अंडा है उबला हुआ क्या? वही वही है कह रहा हूँ कि कि लंच बॉक्स है क्या, कहीं पे लेकर घूम रहे हो। उसके लिए प्रॉपर कंटेनर होंगे, और वो कंटेनर जाते तो पुलिस सिक्योरिटी क्या कर रही थी, आपके सेवादार क्या कर रहे थे, इतना बड़ा वॉलंटियर हाउस सेवादार बना क्या रखा। कर रहे एक अगली खबर है पंकज जी, नेशनल हैं? जी जियोफिजिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद की। नेशनल जी जियोफिजिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद की इसकी रिपोर्ट है। वैसे तो इस पर हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, पर ये एक ऑफिशियल रिपोर्ट हो गई। पिछले 20 सालों में नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में 450 क्यूबिक किलोमीटर जो वाटर लेवल है वो नीचे चला गया है। और ये कह रहे हैं कि हर साल 6 से 12% जो वाटर लेवल है जी वो कम रहता है, रिचार्ज हो ही नहीं पाता। इतनी कम वाटर टेबल रिचार्जिंग के बाद इरिगेशन की मांग बढ़ती जाएगी, और इरिगेशन की मांग बढ़ेगी तो इसका बहुत बड़ा खतरा है कि फूड सिक्योरिटी संकट में आ जाएगी, जिस पर सरकार जी। कोई भी ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। ये हैदराबाद है कि अहमदाबाद है? हैदराबाद है। मुझे ऐसा ध्यान है अहमदाबाद है। अच्छा, ठीक है, हाँ, चेक कर ठीक लेंगे, है। सही होगी तो तो राइट, हाँ, ठीक कर देंगे। तो एक्चुअल क्या है कि देखिए, हमारी पूरी नल जल योजना, इसके ऊपर मैं कई बार लिखा हूं, वो जी। ग्राउंड वाटर पे डिपेंड है। जबकि जो ग्राउंड वाटर है बेसिकली पानी का स्रोत नहीं है, वो एक रिजर्व स्रोत होता है। एरोजोना सर की कई जगह में प्रूव हो चुका है कि जब आप हेवीली ग्राउंड वाटर यूज करते हो तो जमीन में हम्म। दरारें पड़ना और रेगिस्तानीकरण होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और हम लोगों ने हर गांव में जो अभी पाइप डाल के लोगों के घर में नल ठूंस दिए हैं, 42,000 हम्म। करोड़ रुपए खर्च करके, और उसमें 99% जो वाटर सप्लाई हो रही है वो केवल हम्म। ग्राउंड वाटर से ही हो रही है। जबकि उस गांव में कई तालाब, जोहड़, बावड़ी थी, उसको मेंटेन करके उसको सप्लाई रिसोर्स बनाने पे कोई काम ही नहीं किया गया। तो ये सरकार की शुरुआती असंवेदनशीलता है। सरकार ने एक अटल भूजल मिशन भी 3 साल शुरू किया था, और अभी लास्ट ईयर पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट है, वो कहती कि वो असफल रहा है। एक्चुअली ये सरकार जो है अ, हवाई दावों की सरकार है। 10 लाख तालाबों को अमृत तालाब बना दिया, लेकिन पिछली गर्मी में प्रूव हो गया कि उसमें से कोई भी तालाब काम ही नहीं आया। और आषाढ़ की बरसात में प्रूव हो गया कि वो तालाब एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं जहां पर बरसात का पानी इकट्ठा हो। भाई, मैंने गड्ढा खोदा या पुराना तालाब था उसको साफ कर दिया, हम्म। लेकिन जब तक उस तालाब में पानी की आवक का जो स्थान था, हम्म। उस रास्ते को हमने साफ नहीं किया तो गड्ढा ही रहेगा, तालाब कैसे बन पाएगा? बिल्कुल सही बात है। अच्छा तो पंकज जी, आपने तो पर्यावरण पे इतना काम किया है, मेरा सवाल ये है कि वाटर रिचार्जिंग ना होना ये ज्यादा बड़ी समस्या है कि ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ भूजल वाटर ये ज्यादा समस्या है? मुझको ऐसा लगता है कि वाटर रिचार्जिंग ना होना सबसे बड़ी समस्या है। वाटर और वाटर रिचार्जिंग मतलब? रिचार्जिंग, हाँ, वाटर रिचार्जिंग ना होने के मैं आपको छोटे से उदाहरण बताऊं। आप पिछले हम्म। 10 साल में आप जिस कस्बे में रहते हैं, आप जिस गांव में रहते हैं, उसमें देखें कि आपके देखते देखते कच्ची जमीन कितनी गायब हो गई, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही और बात है, उसके यही हम। ऊपर कितने में सीमेंट पुत गई।
भाई आज जब कच्ची जमीन होती थी तो बरसात के 40-45 दिन थोड़ा सा उसमें पानी भरता था, थोड़ी कीचड़ होती थी, लेकिन वो पानी पूरा सीपेज होकर जमीन में बैठ जाता था। अब हमने सब जगह सीमेंट पोत दिया, हमने सब जगह चौड़ी सड़कें बना दी, और वो जो पानी बहता है नालियों में जाता है, नाली से नालों में जाता है, नालों से नदी में जाता है, नदी से समुद्र में चला जाता है। वो टिकता ही नहीं है, आपकी जमीन पे ही नहीं टिक रहा। टिकता नहीं है, बिल्कुल सही बात। और जो फ्रेश वाटर था वो फाइनली सलाइन वाटर बन जाता है, फिर वो बहुत लंबे साइकिल के बाद आपको नीचे मिलता उसमें हो। कई चीजें हैं। देखिए आपको बताएं कि जैसे कि पहाड़ थे, बड़े स्तर पर पहाड़ों को नष्ट किया गया। पहाड़ क्या होता था, पहाड़ जो होता था, पहाड़ के ऊपर पेड़ होते थे। जब बारिश का पानी गिरता था तो धीरे धीरे उस पर गिरता था और वो बह के झरनों के जरिए नदी या सरिताओं में बदलता था। अब हमने पहाड़ों से पहले हरियाली को मिटाया, पहाड़ों को नष्ट किया। अब होता ये है कि तेज पानी की रफ्तार जब से। एक बूंद गिरती है तो वो सीधी जमीन पे गिरती है, सीधी जमीन पे गिरती है तो उसमें छेद करती है, छेद हम्म करती है तो पूरे अपने साथ में मिट्टी को बहा के ले जाती है, मिट्टी को बहा के ले जाती है तो जिस तालाब जिस नदी में वो मिट्टी जाती है उसको वो उथला कर देती है, और इधर आपकी जमीन के जो अपर लेयर है उसको भी नष्ट करती चली जाती है। तो जो बिल्कुल। इकोसिस्टम है, हम जल संसाधन यदि रिचार्जिंग की बात कर रहे हैं तो आपको पहाड़ से बात करनी पड़ेगी, फिर पेड़ से बात करनी होगी, फिर जल मार्ग से बात करनी होगी, फिर जल स्रोत से बात करनी होगी, और फिर जल सप्लाई की बात करनी होगी। एक पूरा चक्र है, कोई आइसोलेट नहीं कर सकते हम किसी चीज को। हम्म। तो आप देखिए हमने पहाड़ों को खत्म किया, हमने कच्ची जमीन को खत्म किया, तो फिर पानी कहाँ जाएगा, नष्ट हो जाता ना। बिल्कुल यही हो रहा है। और आप देखिए कि शहरों में जो साइड वॉक बनाए गए हैं उनको भी पहले कच्चे हुआ करते थे, अब उसमें भी सीमेंट बिछा दिए उन्होंने, सीमेंट ईंट लगा बिछा दिया दी। उन्होंने। हाँ, सीमेंट बिछा दी, ईंट बिछा दिया, वो सारा पानी। जी और जी। उनको लगता है कि हमने पाइप बना रखे हैं, पाइप के माध्यम से पानी, अगर पाइप खुले रहे तो, वाटर क्लॉगिंग ना हुई कभी खुले, तो कहीं के नहीं खुले। हाँ, कहीं के नहीं खुले तो वो सीधे या तो नाले, जो आपने रास्ता बताया, नाले के बाद नदी, नदी के बाद सीधे समुद्र में पहुंच जाते हैं। और क्लॉगिंग हो गई तो एवापोरेट होकर ऊपर चला जाता है पानी, बस यही है और कुछ नहीं हो रहा। वाटर रिचार्जिंग इसका मतलब ज्यादा बड़ी समस्या है, वाटर रिचार्जिंग पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और बिल्कुल बिल्कुल। घरों में वाटर रिचार्जिंग को मैंडेटरी बना देना चाहिए, छतों में। आपको होता है घरों से ज्यादा जरूरी अभी तो इंस्टीट्यूशंस में, यदि हर शहर के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में ये शुरुआत कर दी जाए तो वो हम्म। देखिए वाटर, ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जाने का मतलब अकेले पानी नहीं है, हम्म। जमीन की नमी का खत्म होना, और जमीन की टॉप सॉइल का खत्म होना, और जमीन की क्वालिटी का खराब होना। इस रिसर्च में उन्होंने यही ये कहा, जो आप बात कर रहे हैं, जो आप बात कह जी रहे हैं हाँ। वो यही कह रहे हैं कि जाड़ों के मौसम में वाटर में जितनी मतलब जमीन में जितनी नमी होनी चाहिए वो नमी कम होती जा रही है, लगातार नमी मैं कम होती जा रही आपको बताऊं कि नमी कम होने का स्थिति यह है कि पिछले 5 सालों में पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो पेड़ हैं उनकी नमी इतनी कम हो गई है कि वहां पर अब बुंदेलखंड सरी की लू चलने लगी है। बताइए। है। तो ये सबसे ज्यादा चिंता का विषय ये क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि हम्म। नमी नहीं है। वो हम्म। समाज की देन है, मेरी आंख का पानी मर गया है, मेरी आंख में पानी नहीं है, जमीन में भी पानी नहीं है। समाज जो यही है है। वो प्रकृति का ही हिस्सा है, प्रकृति समाज की देन है। तो मेरी आंख का पानी मरा तो फिर धरती का पानी भी मरेगा ही मरेगा। रिफ्लेक्ट हो रहा है, सेम चीजें रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो जी जी आज की चर्चा को यहीं खत्म करते हैं पंकज जी। जी। आपके ठीक पास ठीक। आज वक्त भी कम है, और ये नेशनल जियो फिजिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो हैदराबाद में ही है, मैंने वो करी ओके है। ओके, ठीक ठीक ठीक। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।